हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जिस चैप्टर की शुरुआत की थी वह कई पार्टों में कई टॉपिकों में बटा हुआ है। तो एक टॉपिक तो हमने पहली वीडियो में ही ख़त्म कर दिया था। उसमें 2-3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बने हुए हैं, ये पूरा चैप्टर एंड होने के बाद सारे क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ एक साथ हम आप लोगों को दे देंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें पहला फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय जो राष्ट्र था, जो देश था, उस समय किस प्रकार की विचार और भावनाएं व्यक्त हो रही थी। तो राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में, तो उसी में सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसकी एक स्पष्ट यानी शुद्ध रूप से उसकी अभिव्यक्ति हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी फ्रांस में जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई तो वह एक ऐसा राज्य था जिसकी पूरे विस्तृत भूभाग पर एक ऐसे राजा का अधिकार था, आधिपत्य था, यानी कि अधिकार था जो निरंकुश था। उसके राज्य में विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार व्याप्त थे। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ क्रांति के पश्चात, तो उससे क्या हुआ कि जो उनकी स्वयं की सत्ता थी वहाँ उस राजतंत्र से निकल करके जो फ्रांसीस नागरिक थे वह उनका एक अलग समूह में बट गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी फ्रांस की क्रांति होने का यह परिणाम निकला, यह घोषणा पत्र था एक तरह से कि अब एक नए राष्ट्र का उदय होगा, एक नए राष्ट्र का गठन किया जाएगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। यानी फ्रांस का भविष्य इसके बाद क्या होगा ये वो गठन ही तय करेगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, यानी उन्होंने अनेक प्रकार के रास्तों को अपनाया, कदम उठाया, जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। यानी फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान, यानी एक दूसरे को सामूहिकता के तौर पर देखने की, उनकी भावनाओं को समझने की समझ विकसित हो गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी जो पितृभूमि थी, यानी उनके जो पूर्वजों की भूमि थी और जो वहाँ के नागरिक थे, स्वयं अपनी नागरिकता का उनके अंदर ये महसूस होने लगा कि हम भी अब एक स्वतंत्र नागरिक हैं। तो जब ऐसे विचार, ऐसे मत आने लगे तो एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल, यानी उन्होंने एक संयुक्त मतलब इकट्ठा होकर के एक ऐसे समाज के विचारों पर बल मिला कि एक तरह से एक नए विचारों का उदय हुआ, शक्ति मिली, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। जब फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले उनका जो ध्वज था, राजध्वज, वो दूसरे तरह से था, लेकिन फ्रांस की क्रांति होने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रध्वज का चुनाव किया जो तिरंगे के कलर का था, जिसने इस झंडे ने, यानी ये जो तिरंगा झंडा था, इसने पहले का जो राष्ट्रध्वज था उसका स्थान ग्रहण कर लिया। स्टेट
जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव भी नागरिकों के द्वारा, जो थोड़ा सक्रिय थे ऐसे नागरिकों के द्वारा समूह के रूप में किया जाने लगा और उनका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ। यानी नई नई स्तुतियां हुई, लोगों ने शपथ ग्रहण किए और जो इस क्रांति में शहीद हो गए थे उन क्रांतिकारियों का, उन शहीदों का, जो शहीद हो चुके थे उनका गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। यानी एक ऐसे केंद्र प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई, यानी व्यवस्था बनाई गई जिसने अपने विस्तृत भूभाग पर, यानी कि पूरे फ्रांस में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए, यानी सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाई गई। यदि कोई अपराध करता है, चाहे वो कोई बड़ा व्यक्ति हो, यानी अमीर आदमी हो या फिर छोटा आदमी हो, सभी के लिए एक समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक यानी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जो सामान मंगाना और बेचने का कार्य था, आयात और निर्यात करने का कार्य था, उस पर जो शुल्क लगा था उसे भी समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई तथा सभी को एक समान व्यवस्था, सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी जो क्षेत्र की बोलियां थी, एक क्षेत्र में बोली जाती थी, उसे दबाया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी और लिखी भी जाती थी, तो उसी फ्रेंच भाषा को ही फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। अब जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया था कि हमारे राष्ट्र का यह भाग्य है, तकदीर है और उसका लक्ष्य भी है कि यूरोप में जितने भी निरंकुश शासक हैं उन निरंकुश शासकों से पूरे यूरोप को मुक्त कराया जाए, स्वतंत्र कराया जाए, उन्हें उन निरंकुश शासकों से आज़ाद कराया जाए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उस समय दो गुटों में बट गया था जैकोबिन। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तय किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। यानी जब क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत हुई तो उसी के साथ साथ जो फ्रांस की सेनाएं थी उन्होंने अपने राष्ट्र के विचारों को अपने देश में फैलाने के साथ साथ विदेशों में भी ले जा करके फैलाने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कराया। अब यहाँ पे एक ये देखिए, ये एक उस समय का पंचांग है, एक जर्मन पंचांग है या तिथि पत्र। इसका जो मुख्य पृष्ठ है जिसे पत्रकार एड्रियान रेम्बान ने 1798 में डिजाइन किया था। यानी ये जो जर्मन पंचांग है, तिथि पत्र कहते हैं, इसका जो मुख्य पृष्ठ है इसे जो पत्रकार था जर्मनी का एड्रियान रेम्बान ने 1798 डिजाइन किया। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया था। किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है।
इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रिबनमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। अब यहाँ पे एक मानचित्र देखेंगे हम लोग। यह रूसी साम्राज्य का मानचित्र है और इस मानचित्र में वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है। इसे हम चारों दिशाओं के से देखेंगे। ये जो उत्तर साइड में है नार्वे, नार्वे स्वीडन में, और इसके नीचे डेनमार्क उत्तरी साइड में ही पड़ता है यूरोप के। हबोवर ग्रेट ब्रिटेन भी उत्तरी साइड में है, उसके बगल में प्रसा है। और थोड़ा सा इधर हम जाएंगे पश्चिमी साइड में, तो पश्चिम क्या, ये उत्तर पश्चिम साइड पड़ेगा, जहाँ स्कॉटलैंड है, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स और इंग्लैंड। ये पूरे देशों का एक समूह है। पश्चिम में पुर्तगाल है, उसके बगल में स्पेन है, पश्चिम साइड में फ्रांस भी पड़ता है। आते हैं दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में मिस्र है, भूमध्य सागर भी यूरोप के दक्षिण में है, और पूर्व साइड में मेसोपोटामिया जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी भी पूर्व साइड में ही पड़ती है। तो ये पूरे यूरोप का जो है वो मानचित्र है। रूसी साम्राज्य इस समय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे हम, उत्तर से लेके दक्षिण, यानी उत्तर में नार्वे से लेके दक्षिण में मिस्र तक फैला था, और पश्चिम में पुर्तगाल से लेकर के फारस की खाड़ी तक रूसी साम्राज्य विस्तृत था, फैला हुआ था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी 1804 की जो नागरिक संहिता थी, एक नागरिक विलपत्र बनाया गया था जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना गया। उन्होंने उसके जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी जब नेपोलियन का जन्म हुआ था उस समय पर जो कुछ विशेष अधिकार थे वो फ्रांस में समाप्त कर दिए गए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यानी फ्रांसीस के नियंत्रण में उसके अधिकार क्षेत्र, जो अधिकार में क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में भी यह लागू किया गया कि कानून के समक्ष सभी का बराबरी और संपत्ति का अधिकार एक बराबर होगा। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इन शहरों में जैसे स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, डच गणतंत्र में, सिसिली भी था, नेपल्स था। तो इन जो शहरों में जो नेपोलियन का राज्य था, तो उसने सामंती व्यवस्था को इन शहरों से समाप्त कर दिया था और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों पे जो लगने वाला कर था, भूदासत्व, दास मतलब गुलाम, और जागीरदारी, ये जो शुल्क लगते थे उससे उन्हें स्वतंत्रता दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी शहर में जो कारीगर रहते थे, कारीगरों के जो श्रेणियाँ थीं, श्रेणी के जो संघ थे, उनके नियंत्रणों को हटा दिया गया। उनके ऊपर जो अधिकार था कारीगरों के ऊपर, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। फ्रांस की जो यातायात के साधन थे, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो साधन थी, सुविधाएं थी, सूचना देने के जो माध्यम थे, संचार व्यवस्थाएं थी, इनको सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। यानी किसानों ने, फ्रांस के जितने भी नागरिक थे, किसान हों, कारीगर हों, मजदूर हों या नए नए जो उद्योगपति थे, सभी ने अभी हाल ही में मिली स्वतंत्रता की आज़ादी का स्वाद चखा, उसे अनुभूति किया। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्दा से इलाके से
एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, यानी आसानी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने पे। इसके ऊपर दोस्तों देखेंगे हम लोग, एक चित्र है, चित्र नंबर 4, ज़्वेबक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्षारोपण मनुष्यों के द्वारा किया गया, वो भी इस तरह से कि जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर ने इसे फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेबक्रेन शहर पर कब्जा है। यानी ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो ज़्वेबक्रेन शहर है उस पर इन फ्रेंच सेनाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, यानी उस पर अधिकार कर लिया गया है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी जो नीले रंग में सफ़ेद रंग और लाल रंग के जो कपड़े पहने हुए हैं सैनिक, इससे ये इन्हें प्रदर्शित किया गया है कि ये जो सैनिक थे, फ्रांसीसी सैनिक, ये दबाने का कार्य कर रहे थे क्रांतिकारियों को। जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। यानी ये इधर जो महिलाएं हैं, ये कुछ युवा वर्ग हैं जो उन महिलाओं को किसान की गाड़ी छीनते हुए तंग कर रहे हैं। बीच में जो भाग है, एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। इधर पूर्व साइड में जो किसान हैं जिन्होंने अपने पैरों को घुटने पर कर लिया है, तो इसे अपने घुटनों को टेकने पर यानी विवश होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वह स्वराज्य तंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। आगे देखेंगे हम, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। यानी जहाँ पर फ्रांस के शासकों का अधिकार हो गया था जिन स्थानों पर, तो वहाँ पर फ्रांस की क्रांति होने के बाद, यानी फ्रांस की स्वतंत्रता के बाद एक जैसी मिलीजुली सरकार यानी भाईचारे की भावना सभी के अंदर व्याप्त हो गई थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। यानी इन्होंने जो सहयोग किया पूरे फ्रांस को आज़ाद करवाने में, तो इससे उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता का तोहफा दिया इन फ्रांसीसी सेनाओं को। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगा। इधर हम लोग देखेंगे साइड में एक चित्र नंबर 5, चित्र नंबर 5 है। इसमें राइनलैंड का डाकिया है, लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्ज़िग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया। यानी ये जो चित्र है यह नेपोलियन का है। जब लाइप्ज़िग की लड़ाई में वो हार गया था और फ्रांस लौट रहा था, तो उसे एक डाकिये के रूप में चित्रित किया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिसे वह अब हार चुका है। यानी उसके झोले से जो चिट्ठियां गिर रही हैं उसे देख करके यह प्रदर्शित किया गया है कि ये जितनी चिट्ठियां गिर रही हैं उन चिट्ठियों पे उस प्रत्येक शहर का नाम लिखा है, प्रत्येक राज्य का नाम लिखा है जिसे नेपोलियन हार चुका है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे PDF के रूप में हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।